हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आओ आज फिर से हम लोग शुरू करें प्रैक्टिस सेशन की क्लास। और ये हमारी इस क्लास में फिर से हम लोग स्पॉटिंग एरर्स की क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं एक बात कह देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन की तलाश में जो स्टूडेंट रहते हैं, मैं उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, ये बात सही है कि है ना, कोशिश करते करते, संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, मन भी कभी कभी हार जाता है। ऐसे समय में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन होनी भी चाहिए। लेकिन इस दुनिया की सबसे बेस्ट मोटिवेशन वो पल है आपकी ज़िंदगी का, वो क्षण है आपकी ज़िंदगी का, जो आपको कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए आपको इंस्पायर करता है। जिस समय आपको लगे कि यार मन थक रहा है, मन हार रहा है, बस ज़िंदगी चल रही है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल में चल रही है ना। जब भी ऐसा आपको लगे तो उस समय आप खुद से बस एक छोटा सा सवाल करें कि आखिर आप ये सब कर क्यों रहे हो, आखिर आप इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हो, आखिर आप किस चीज़ को पाने की तलाश कर रहे हो और आखिर आपको उसकी ज़रूरत क्यों है। इस क्यों के जवाब से आपको जो मोटिवेशन मिलेगी ना, गारंटी देता हूँ इससे तगड़ी मोटिवेशन और कहीं नहीं है। वेल, आओ इसी खूबसूरत बात के साथ हम लोग अपना स्पॉटिंग एरर शुरू करते हैं। 11 से लेकर 20 तक के स्पॉटिंग एरर्स हैं। आओ देखते हैं 11वां नंबर। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट। टीचर ने एडवाइस दिया स्टूडेंट को टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। भी 3 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 3 days, 3 दिनों के अंदर अंदर, विद इन मतलब समय के अंदर अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर तुम लाइब्रेरी से एक बुक जो है वो बोरो कर लो। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना। देखो, 2 तरह के शब्द हैं। एक है शब्द लैंड, LEND, लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो तुम बुक उधार ले लेना। तो बाकी सारी बातें तो सही दिख रही हैं, लेकिन देखो, द टीचर एडवाइस दिया है टू स्टूडेंट को, तो एडवाइस के बाद TO2, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, है ना, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग टू नहीं लगाते, बल्कि पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं द स्टूडेंट। किसको एडवाइस दिया? स्टूडेंट को एडवाइस दिया, तो द स्टूडेंट के बाद टू आता है। ठीक है जी, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद टू आएगा। ठीक है, तो ये हमारे नरेशन का ही कंसेप्ट है। नरेशन चैप्टर में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। नरेशन में जब इम्पीरेटिव सेंटेंसेस हम लोग देखना, तो उसमें ये सारी बातें आती हैं। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सलाह देने की बात हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की बात हो, जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो। ठीक है, तो सजेशन की बात हो, ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्टेड की बात हो, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इम्पीरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। आगे देखा जाए, देयर इज नो डिनाइंग। कह रहे इसमें कोई मतलब इनकार करने वाली बात नहीं है। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना या मना करना किसी बात से। देयर इज नो डिनाइंग दैट ही एंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। इसमें कोई मना करने वाली बात नहीं है कि वो रेडियो सुनकर अपना एंजॉय करता है। तो देखो, यहाँ पर ना एक वर्ड आया है एंजॉयज। एंजॉयज के बाद 2 + V1 नहीं आता, बल्कि ING फॉर्म आती है, तो लिसनिंग हो जाएगा NING, लिसनिंग। NING लिसनिंग हो जाएगा, यानी कि ING फॉर्म लग जाएगी। और इस तरह के और भी कई सारे ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वो मेन वर्ब ING फॉर्म में रहेगी। जैसे कि डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, रीसेंट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज। इन सब के बाद जो अगर मेन वर्ब आए तो वर्ब की ING फॉर्म में रहेगी। अब इनका मतलब क्या है वो थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। डिनाई मतलब किसी बात से मना करना, इनकार करना। अभी हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर किया था, तो डिनाई है। फिर उसके बाद डिटेस्ट मतलब घृणा करना, नफरत करना। इंजॉय आनंद लेना। एक्सक्यूज मतलब माफ करना या क्षमा करना, इस तरह की माफी मांगते हैं एक्सक्यूज से। फिनिश मतलब समाप्त करना। फॉरगिव यानी कि माफी मांगना। फॉरगिव का भी मतलब होता है माफी करना या माफी मांगना। माइंड मतलब किसी बात को ध्यान में रखना या किसी बात को माइंड कर जाना, कह रहे हैं ना, किसी बात को दिल पे लगा लेना, तो ऐसा भी होता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, अपने आप को थामना, अपने आप को कुछ करने से रोक लेना, यानी कि परहेज करना। रीसेंट मतलब हाल फिलहाल, रीसेंट। कांट स्टैंड है, कांट हेल्प है, इट्स नो यूज है, मतलब इन सब के बाद भी हम लोग वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं।
आगे देखते हैं 14 पर। ऑल दो, अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन तो रह ही गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश रोड इज सेफ, डैश रोड इज सेफ। तो यहाँ पर ईदर लगाएं या नीदर लगाएं, अगर इस तरह का पॉइंट आ जाए ना तो हमें नीदर लगाना होता है। नाइदर, नाइदर लगेगा। अगर नाइदर आइदर जैसी चीजें लगानी हो तो यहाँ पर हम लोग नाइदर लगाएंगे, क्योंकि नाइदर के साथ हम सिंगुलर नाउन रख सकते हैं और नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब भी लग जाती है। हालांकि आइदर में सिंगुलर वर्ब तो लग जाती है लेकिन नाउन का केस क्लियर नहीं होता। तो नाइदर में क्लियर है कि नाइदर के बाद तो हमें सिंगुलर नाउन ही लगाना होता है। सिंगुलर नाउन आया हुआ है तो इसलिए हम नाउन लगाएंगे। आगे देख लेते हैं जो 14 नंबर पे है। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, हालांकि हम समय पर उसके घर पहुंच गए थे। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि हम समय पर पहुंच गए थे उसके घर। ही वॉज लेफ्ट, लेकिन वो चला गया था। तो दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं। घर पहुंचने का काम भी पास्ट में हुआ और उसके जाने का काम भी पास्ट में हुआ। जब दो एक्शन हो, दोनों काम पास्ट में हो रहे हों, दोनों काम पास्ट में हुए हों, तो जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग ऐसा केस पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ही लेफ्ट, वो पहले चला गया ना, तो उसके जाने का काम पहले हुआ, तो इस काम को हमें पास्ट परफेक्ट में रखना होगा। तो ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, ही हैड लेफ्ट होगा। HAD लेफ्ट, तो ही हैड लेफ्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। द टू लास्ट चैप्टर्स, देखो इसके तो स्ट्रक्चर में ही गलत है। स्ट्रक्चर में क्या गलती है, जो ये आर्टिकल द लगा हुआ है इसके साथ हम लोग जो ऑर्डिनल चीजें होती हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ऑर्डर बताने वाले जो नंबर होते हैं उनको इसके साथ रखा जाता है। ऑर्डर बताने वाले नंबर के साथ रखा जाता है और उसके बाद ये जो न्यूमरल नंबर है इसके बाद रखा जाता है। तो लास्ट जो है वो आ जाएगा पहले और जो ये 2 है ये चला जाएगा बाद में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एडजेक्टिव चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल द के साथ जो ऑर्डर बताने वाले नंबर हैं जैसे कि लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10 और फिर एक होता है ना सबसे लास्ट वाला। तो अगर हम फर्स्ट कह रहे हैं तो सबसे एंड वाला लास्ट भी होगा। तो लास्ट में एक तरह से ऑर्डर बताता है ना, भी किस रैंक का है, सबसे आखिरी रैंक का, लास्ट रैंक का। तो रैंक वाली चीज आर्टिकल के साथ रहती है हमेशा, उसके बाद ये न्यूमेरल चीज लगती है। तो लास्ट पहले आ जाएगा और TW2 जिससे नंबर का पता चलता है भी कोई चीज संख्या में कितनी है उसको बाद में रख लेंगे। ये एरर है यहाँ पे। तो द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो ऑफ प्रीपोजिशन के पहले चैप्टर्स लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि किसी सेंटेंस में पहले प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो ऑफ से पहले चैप्टर्स जो कि नाउन बनकर आया है और ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो देखो प्लूरल वर्ब भी लग गई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम लोग सब्जेक्ट देखकर ही लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब भी हमेशा हम लोग सब्जेक्ट देखकर ही लगाते हैं। आओ आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। आई हैव सीन, मैंने देखा है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। मुझे इसकी स्टोरी याद नहीं है। मतलब मैंने लास्ट ईयर ये फिल्म देखी लेकिन अब मुझे इसकी स्टोरी याद नहीं है। ठीक है, स्टोरी अब याद नहीं है लेकिन फिल्म तो लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल देखी थी। तो देखो यहाँ लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, येस्टरडे, देन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, येस्टरडे, देन। इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के कारण यहाँ पर ये जो हैव है ये नहीं लगेगा और सीन की जगह क्या लग जाएगा, सॉ लग जाएगा, SAW, सॉ लग जाएगा। तो एक बार आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पे गौर करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट तक हमने देख लिया था और 17 देखिए। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ।
महात्मा गांधी रिमेंड मतलब रहे, महात्मा गांधी रहे, कैसे रहे? अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों वाले व्यक्ति रहे। मतलब महात्मा गांधी सिद्धांतों वाले, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांतों, देखो प्लूरल बनाया हुआ है, सिद्धांतों वाले व्यक्ति रहे गांधी जी। ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, ऑल थ्रू मतलब पूरा जो उनका जीवन था ना, ऑल थ्रू हिज लाइफ, पूरी जिंदगी के दौरान वो सिद्धांतों वाले व्यक्ति रहे। तो सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, तो देयर इज नो एरर, 70 नंबर में कोई एरर नहीं थी। तो यहाँ सिर्फ नंबर पर ही मैं आगे टिक कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर। 17 में नो एरर। 18 में देखें, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, रुस्तम ने और मैंने खुद ने पिक्चर देखी। तो बात यहाँ पर यह है कि देखने का काम हो रहा है, और देखने का काम किसने किसने किया है? एक तो रुस्तम ने किया और एक मैंने किया। तो रुस्तम हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही चाहिए। और जो माई सेल्फ आया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, डैम सेल्व्स, इसमें भी ई एस लगा हो। तो ये जो सेल्फ वाली या सेल्व्स वाली चीज़ें होती हैं ना, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कभी भी सब्जेक्ट बनकर नहीं आ सकती। तो माई सेल्फ जो है वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता, तो हमें इसकी जगह कोई अच्छा सा प्रोनाउन लगाना होगा जो कि आई ही हो सकता है। क्योंकि अगर मैं खुद के लिए बात करूं कि खुद के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, तो आई ही लगा सकते हैं, इसलिए माई सेल्फ नहीं आई होगा। याद रहे, एम्फेटिक प्रोनाउन हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, ये दोनों कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस के सामने नहीं आ सकते, मतलब सेंटेंस के आगे ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं रह सकते। हाँ, इनसे पहले कोई रहेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले आया होगा, और उसके बाद ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन रह सकते हैं। आगे देखते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, देखो पैसे की बात हो रही है, ध्यान देना। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड, SPEND, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, स्पेंट सेकंड फॉर्म, स्पेंट थर्ड फॉर्म। तो स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। बहुत सारा धन खर्च किया गया ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो एरर ये है कि लॉट ऑफ मनी, अब मनी को तो आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप ये मत कहना कि सर मैं तो मनी को काउंट कर सकता हूँ। देखो, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, आप करेंसी को काउंट कर सकते हो। 1 रुपए को, अगर आपके पास रुपए हैं या पैसे हैं या डॉलर है या रूबल है, तो आप इन सबको, या पाउंड है, तो आप इन सबको काउंट कर सकते हो। लेकिन मनी का मतलब होता है धन, धन को आप काउंट नहीं कर सकते। तो मनी तो अनकाउंटेबल हो गया। अब अगर मनी अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल कैसे लग सकता है? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, हम उनको हमेशा सिंगुलर मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए था। मनी के लिए यहाँ पर क्या आएगा? वॉज आएगा, WAS, वॉज आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। When I was passing through the forest, जब मैं फॉरेस्ट से गुजर रहा था, पासिंग थ्रू का मतलब होता है गुजरना, थ्रू एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है के बीच से गुजरना, किसी चीज़ के अंदर होते हुए गुजरना। तो फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के अंदर से होते हुए, मतलब जंगल के बीचों बीच, जंगल के अंदर से होते हुए मैं जा रहा था, गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आई हैपन टू सी, तो मैंने देखे, आई हैपन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। आई हैपन टू सी, मैंने देखे, अ नंबर ऑफ डियर्स, मैंने बहुत सारे हिरन देखे, डियर्स मतलब हिरन। तो यहाँ पर बात ये है कि डियर्स में जो ये एस लगा है ना, ये एस नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि बात क्या है, शीप, SHEEP, शीप, या डियर, फिश, है ना, शीप, डियर, फिश,
टीम, सीरीज, SERIES, सीरीज, इस तरह के जो नाउन होते हैं जैसे शीप है, डियर है, फिश है, टीम है, सीरीज है, इस तरह के और भी कई सारे नाउन होते हैं। ये खुद में ही सिंगुलर हैं और खुद में ही प्लूरल हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें इनके साथ S या ES लगाने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी शीप्स नहीं होना चाहिए, डियर्स नहीं होना चाहिए, फिशेस नहीं होना चाहिए, टीम्स नहीं कहेंगे, सीरीजेस नहीं कहेंगे, सिर्फ सीरीज कहेंगे। ठीक है जी। तो इनके साथ हम SES नहीं लगा सकते, इनको SES लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये अपने आप में ही सिंगुलर है और अपने आप में ही प्लूरल है, इन्हें प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए इंग्लिश सीखते रहें, और अगर मेरा ये सिखाने का छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो देखिए, वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपको बाकी क्वेश्चन पसंद आ रहे हो ना तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पर भी मोटिवेशन की जरूरत हो गई, तो ये मोटिवेशन समय समय पर आदान प्रदान होते रहता है, अर्थात एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।